गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है आर्टिफिशियल सन। अब चाइना ने एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर निकाला है सिचुआन प्रोविंस में, जिसको वो आर्टिफिशियल सन के नाम से भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 150 मिलियन डिग्रीज से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है मतलब उसका कि वो जो कोर ऑफ द सन है जिसको हम हॉटेस्ट बोलते हैं उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका नाम उन्होंने इसलिए आर्टिफिशियल सन भी वो बोल रहे हैं उसको। तो ये बेसिकली आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछें कि कौन सी कंट्री ने भी रिसेंटली आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया या कुछ भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और वो नाम उसका है HL2M टोकामाक रिएक्टर, और सिचुआन प्रोविंस में चाइना में वहाँ पर ये रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महापरिनिर्वाण दिवस। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। तो परिनिर्वाण क्या होता है पहली बात तो, ठीक है। अब बुद्धिज़्म में ये एक बहुत बड़ा एक गोल होता है उनका, बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है कि आफ्टर डेथ आपको आपकी लाइफ को अगर आपकी सोल को अगर निर्वाणा मिल जाता है तो उसको कहते हैं वो परिनिर्वाण। निर्वाणा मतलब मुक्ति मिल मिल गई आपकी आपकी सोल को। ठीक है, अगर आपकी सोल को मुक्ति मिल गई, वो कर्मों के बंधन से ख़त्म हो गई, तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण। अब वो मानते हैं, ऐसा बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि इंसान के जो कर्म है उससे जो सोल है वो बंधी हुई है। ठीक है, जब तक वो सोल जो है वो कर्मों के बंधन में बंधी हुई है तब तक वो बार बार जन्म लेती रहेगी। ठीक है, तो इस जन्म की साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है कि निर्वाण आ जाए उसके पास। ठीक है, मुक्ति मिल जाए। तो इस अगर मुक्ति मिल जाती है तो जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है वो स्टॉप हो जाता है, और कोई भी कार्मिक डेप्ट मतलब कर्म का ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो इंसान की जो सोल है उसको निर्वाण मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि जो लॉर्ड बुद्ध हैं, जो बुद्ध भगवान थे, उनको 80 साल की एज में महापरिनिर्वाण मिल गया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसा मानते हैं। अब सिमिलरली अब अंबेडकर जी जो थे उनकी जो डेथ थी, जो उनकी मृत्यु हुई थी वो December 6 1956 में हुई थी। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उन्होंने, आपको पता होगा कि उन्होंने 2 महीने पहले, अपनी डेथ से 2 महीने पहले एक तरह से नागपुर में 5 लाख सपोर्टर्स के साथ बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो 2 महीने बाद जब उनकी डेथ हुई तो जितने उनके सपोर्टर्स थे उनका ये कहना है कि उनके जो अंबेडकर थे उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ जी थी अपनी, इतने अच्छे उन्होंने कर्म किए थे कि उनकी जो सोल है उसको महापरिनिर्वाण भी मिल गया है। ठीक है, ये ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए हम जो उनकी डेथ का जो डे है, जो 6 दिसंबर, उसको हम महापरिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं। ठीक है, अब एक पंच तीर्थ का कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डेवलप कर रही है, ऐसी 5 प्लेसेस जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है। पहला तो उनका बर्थ प्लेस मऊ, जो मध्य प्रदेश में है। फिर एक लंदन में वो एक हाउस जहाँ पर वो रहे थे अपनी पढ़ाई के टाइम पे। एक दीक्षा भूमि उनकी नागपुर में जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली थी। फिर महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली में, और चैत्य भूमि मुंबई में। चैत्य भूमि कौन सी है? जहाँ पर उनकी क्रीमेशन हुई थी। ठीक है, तो चौपाटी, दादर चौपाटी जो मुंबई में एरिया आपने सुना होगा, बहुत फेमस एरिया है, वहाँ पर उनका बुद्धिस्ट राइट्स के साथ प्रॉपर क्रीमेशन हुआ था। तो उस एरिया को उन्होंने चैत्य भूमि का नाम दिया है। ठीक है, तो इन 5 प्लेसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अभी रिसेंटली एक आंध्र प्रदेश के किसी रिमोट एरिया में एक स्कूल में 2 माइनर बच्चों ने, एक तरह से लड़का लड़की ने, अभी एक क्लासरूम में एक मैरिज परफॉर्म किया है। ठीक है, तो और वो प्रॉपर मैरिज मतलब मंगलसूत्र वगैरह पहना के मैरिज परफॉर्म की है। तो उस चीज़ में जो वहाँ की पुलिस है वहाँ उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इम्पोज किया है, और वो अ, ये एक्ट लगाया है उनके ऊपर। ठीक है, तो जो लॉ है वो क्या करता है कि चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए बनाया गया है ये लॉ। और इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? जो मेल 21 साल से कम उम्र का है, और जो फीमेल अगर 18 साल से कम उम्र की एज की है तो उसको चाइल्ड माना गया, उस वो शादी नहीं कर सकते। चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है कि इसमें अगर जो लड़का और लड़की में से कोई भी एक पार्टनर अगर चाइल्ड है तो उसको वो मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी।
माइनर की इसमें डेफिनेशन क्या है? अब देखो, चाइल्ड और माइनर जो है वो दोनों इसमें शब्द सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? चाइल्ड की तो आपने डेफिनेशन समझ ली कि एज 21 और 18 दी है, लेकिन माइनर जो है वो, उनकी डेफिनेशन जो है वो मेजॉरिटी एक्ट 1875 में से माइनर की डेफिनेशन निकाली गई है। तो माइनर का मतलब क्या हुआ? जो मेजॉरिटी में नहीं आया, जो मतलब जिसकी जो मेजर नहीं बना अभी तक एज में। तो जो मेजर एज है वो कहाँ से निकाली जा रही है? मेजॉरिटी एक्ट 1875 से। और जो मेजॉरिटी एक्ट 1875 है वो कहता है कि एनी पर्सन इन इंडिया डोमिसाइल्ड इन इंडिया अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑन हिज कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के बाद आप मेजर हो जाते हो। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है इसके अंदर, ठीक है, कि वैसे शादी की एज जो है वो आपकी मानी जाती है 21 और 18 इन मेल और फीमेल रिस्पेक्टिवली में, लेकिन मेजॉरिटी एज जो है आपकी वो 18 साल मानी जाती है ड्यू टू मेजॉरिटी एक्ट 1875, ठीक है। अब इसमें परफॉर्म करना शादी, मतलब अगर कोई पंडित परफॉर्म कर रहा है या मतलब कोई भी परफॉर्म कर रहा है इसके रिचुअल्स, या कंडक्ट करवा रहा है, या डायरेक्ट कर रहा है, मतलब दिशा निर्देश दे रहा है कि ये शादी होनी चाहिए, या फिर अबैट कर रहा है, आपको उकसा रहा है चाइल्ड मैरिज के लिए, तो वो सब उनको पनिश कर सकते हैं इस लॉ के अंडर, ठीक है। अगर कोई पेरेंट या गार्डियन है, या फिर कोई मेंबर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या एसोसिएशन का है जो कि प्रमोट कर रहा है, परमिट कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसी चाइल्ड मैरिज में, तो उन सबको भी इसमें पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डाटा प्रिवेसी बिल। अभी रिसेंटली जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के 30 मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरह की एक अमेंडमेंट्स मूव किए हैं इस लेजिस्लेशन को, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने मूव किया था लास्ट दिसंबर में लोकसभा में। तो इसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है इस बिल को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने इस पे कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, लेकिन उसको समझने से पहले कि क्या अमेंडमेंट्स दिए हमको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट बनाया है। तो उसी के बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको डाटा प्रिवेसी बिल बनाना चाहिए, लेके आना चाहिए, ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके डाटा की प्रोटेक्शन की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट जज जो थे BN श्रीकृष्णा, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई ताकि जो बिल है उसको स्टडी किया जा सके, एक बिल बनाया जा सके ताकि लोगों की प्रिवेसी को सिक्योर किया जा सके। अब उसके प्रोविजंस क्या हैं कि बिजनेसेस, अब समझ लो जो गूगल, फेसबुक या आपके कोई भी ऐप्स हैं या आप जो ये डेटा को यूज़ करते हैं आपके, उनको कस्टमर का कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अगर इस बिल के मुताबिक, ठीक है। कंज्यूमर को उनको ये राइट भी देना पड़ेगा कि अगर कंज्यूमर कहता है कि आप मेरा डेटा सारा इरेज कर दो, तो बिजनेसेस को वो इरेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेंसिटिव पर्सनल डेटा को भी ये क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा कौन सा है? पासवर्ड, फाइनेंशियल डेटा, हेल्थ डेटा, ये बहुत सारे जो लिखे हैं ये सारे सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैं। अब वो कहते हैं कि जो ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ पर्सन जब को प्रॉपरली खुद कह रहा है कि मेरा जो वो अपना खुद कंसेंट दे रहा है, तभी सेंसिटिव पर्सनल डेटा कोई भी कंपनी ले सकती है, ठीक है। और कोई उसमें हिडन पॉइंट नहीं हो सकता, उसका जो कंसेंट है वो प्रॉपर उसको बताकर, मतलब बिना किसी चीज़ को छुपाए उसका कंसेंट लेना है उस कंज्यूमर से, ठीक है। अब कंज्यूमर को राइट टू एक्सेस, करेक्ट एंड इरेज देयर डेटा, तीनों ये राइट्स मिले हैं कंज्यूमर्स को। राइट टू बी फॉरगॉटन, जो जैसा मैंने आपको बोला कि अगर मैं समझ लो किसी ऐप को यूज़ करता हूँ, मेरा डेटा उनके पास है, और जब मैं वो ऐप को डिलीट करने लगा हूँ तो मैं उनको अगर बोलूँ कि आप मेरा सारा डेटा डिलीट करो, तो उनको वो करना पड़ेगा। तो राइट टू बी फॉरगॉटन भी मेरे पास है, मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है। अब कंज्यूमर का जो डेटा है उसको अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो डेटा किसी और बिज़नेस को दिया जाए, तो वो बिज़नेस जो बिज़नेसेस हैं उनको ये भी अलाउ करना पड़ेगा, उस डेटा को ट्रांसफ़र जो है वो करने का भी बिज़नेसेस को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस डेटा प्रोटेक्शन बिल से प्रिवेसी बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल आ जाएंगे, ठीक है, कि एक जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसके ऊपर वो एक्ट डायरेक्टली लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन हर बिजनेसेस को अपना जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डाटा प्रिवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ही डाटा प्रिवेसी उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल बन जाएगा। और
जितना भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, अब आपने देखा था ऊपर सेंसिटिव पर्सनल डेटा, पासवर्ड्स या ऑल दैट, जो आपने देखा था हेल्थ डेटा एंड ऑल दैट, वो सब इंडिया में ही स्टोर किए जाएंगे। और जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। तो इससे क्या होगा कि जो जैसे गूगल, फेसबुक या वगैरह जो हैं, जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सर्वर्स तो वैसे ही इंडिया से बाहर हैं, तो उनको अगर बाहर भेजना हो डेटा तो वो नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। इवन जैसे फाइनेंशियल डेटा, जैसे आप गूगल पे ऐप सुनी है आपने, तो जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है वो गूगल जो है वो बाहर नहीं भेज सकता एज पर दिस लॉ, आई मीन एज पर दिस बिल, ठीक है। अब डेटा ऑडिट्स और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की भी इसमें बात हो रही है, और नॉन पर्सनल डेटा को भी डिफाइन करने की इसमें बात है। अब नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर भी अलग से बातें चल रही हैं कि कौन सा डेटा जो है वो नॉन पर्सनल डेटा होगा। और जो नॉन पर्सनल डेटा है वो गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस से मांग सकती है, और उसमें कंसेंट जो है इंडिविजुअल की या कंज्यूमर की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट उससे मांग सकती है कंपनी से नॉन पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसी क्लॉज के ऊपर, ये क्लॉज 35 है ऑफ दिस बिल, इसी के ऊपर सारी जो है अमेंडमेंट्स अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में है वो सारी इसी के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। अब क्या कह रही हैं कमेटी मेंबर्स कि क्लॉज 35 जो लेजिस्लेशन का है, जिसके अंदर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इन सब अगर अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो गवर्नमेंट ऑफ जो है वो कंपनीज से नॉन पर्सनल डेटा मांग सकती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि ये बहुत वेग टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड मैंडेट है इन टर्म्स का। तो आप गवर्नमेंट नहीं, पावर ये जो है जो डेटा मांगने की वो पार्लियामेंट के पास कर दो, ठीक है। कुछ मेंबर्स ऐसा कह रहे हैं, जेपीसी में से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना मांग पाए डेटा ये बिजनेसेस से, पार्लियामेंट के थ्रू ही ये जो डेटा है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही सेंट्रल गवर्नमेंट मांग पाए। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा चाहिए ये, तो पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री नहीं, जुडिशियल अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा डेटा किसी कंपनी से चाहिए तो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं। तो अभी ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये अभी न्यूज़ में चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर स्ट्रेस। अभी रिसेंटली एक एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स एक रिसर्च हुई है, बहुत सारे एकेडमिशियंस ने मिलकर रिसर्च किया है इस पर। तो उन्होंने देखा है कि जो क्रिटिकल लो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, जो ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत कम ग्राउंड वाटर है ऑलरेडी, वो 38.6 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 41% ऑफ सीरियल ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से गलत, एक हमारा गलत एक प्रैक्टिस है कि जिनके पास पहले ही ग्राउंड वाटर कम है वो ही सबसे ज़्यादा सीरियल जो है वो उगा रही हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उनके जो ग्राउंड वाटर है वो और ज़्यादा, उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है, और ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है ग्राउंड वाटर। तो ये डेटा उसके बारे में ही है। आपको अगर आप जैसे अभी फार्मर्स के सिचुएशन चल रही है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स का ये मतलब एक तरह से हम क्रिटिसिज्म में उनके डालते हैं, और उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप जो राइस और वीट उगा रहे हो उससे आपका ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, और आपके पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ये सीरियल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट जो 21% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सीरियल्स जो एक्सपोर्ट किया गया है जिनको इंडिया से बाहर, वो इन्हीं स्टेट्स में से लिए गए हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 32% ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो इन स्टेट्स से जा चुका है। तो ठीक है, अब ये कैसे कहते हैं हम कि ग्राउंड वाटर गया है बाहर इंडिया से, क्योंकि जो सीरियल प्रोड्यूस किया उन्होंने, जो राइस और वीट प्रोड्यूस किया है वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो गया, तो क्योंकि उसके अंदर वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, तो एक तरह से हमारा वो ग्राउंड वाटर लेकर ही चले गए वो इंडिया से बाहर। तो एक तरह से हमने ग्राउंड वाटर ही एक्सपोर्ट कर दिया बाहर। अब ये फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं, और कि जो मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो इंटर स्टेट सीरियल ट्रेड है, जो पीडीएस क्या चीज़ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट कुछ गरीब लोगों को या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को खाना देती है, राइस देती है, सीरियल देती है। तो उससे जो इंटर स्टेट जो पंजाब से जो वीट या जो राइस है वो अगर छत्तीसगढ़ जा रहा है या झारखंड जा रहा है, या फिर मध्य प्रदेश से वो बिहार जा रहा है, तो जो इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है पीडीएस के लिए, उसमें जो है वो 58% जो जो ये जो पीडीएस की वजह से जो है, जो ग्राउंड वाटर का ट्रेड 58% हो रहा है, ठीक है।
अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो रिसेंटली अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली। उन्होंने कहा कि हम अपने फार्मर्स को, हम वो एक तरह से बेसिकली एक डाइवर्सिफिकेशन प्लान लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने फार्मर्स को राइस और वीट से बाहर निकाल के हम मेज़ की तरफ उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो मेज़ की तरफ ज़्यादा मूव हो। क्यों मेज़ की तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं? क्योंकि मेज़ में 1/10 ऑफ वाटर लगता है एज़ कम्पेयर टू राइस, ठीक है। तो ऑलरेडी वहाँ पर हरियाणा में जो है वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है, ग्राउंड वाटर टेबल। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं वो मेज़ की तरफ मूव करें, और उसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो चाहती है कि हम अगर फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको अच्छे प्राइस पर प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ खासकर जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनको खिलाने के लिए मेज़ का यूज़ किया जाता है, तो कॉर्न का यूज़ किया जाता है, तो मेज़ को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो उन इंडस्ट्री को इस एरिया में अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वहाँ के फार्मर्स ऑटोमेटिकली मेज़ की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, जब वो देखेंगे कि मेज़ की डिमांड जो है वो हमारे आसपास ज़्यादा जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने एक टैरिफ स्ट्रक्चर रिसेंटली लिस्ट किया है, ताकि जो नेचुरल गैस की कॉस्ट है उसको कम किया जा सके उन लोगों के लिए जो सोर्स ऑफ नेचुरल गैस से दूर रहते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ ये प्रॉपर मैं। बेसिकली आपने पहले पढ़ा होगा शायद, ये आई थिंक जुलाई के आसपास इसके बारे में न्यूज़ आई थी, यही न्यूज़ थी, तब ये प्लान बन रहा था, ये हमने कवर भी किया था अपने करंट अफेयर्स में। बेसिकली क्या था कि जो, अगर आप इंडिया का मैप देखो, ये समझ लो ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सारी नेचुरल गैस उतरती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जितनी दूर आप जाते रहोगे वेस्ट कोस्ट से, समझ लो कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, कोने में बिल्कुल आपके जो स्क्रीन के कोने में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। तो यहाँ पर अगर किसी को गैस चाहिए तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप समझ लो कि एक कोने से दूसरे कोने लेके जाना है, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, जैसे मतलब बहुत सारी पाइपलाइंस के थ्रू वहाँ पर गैस पहुँचेगी। तो अभी करंट सिस्टम क्या होता है कि जिसको बिल्कुल, जब समझ लो नॉर्थ ईस्ट में अगर गैस चाहिए तो उसके लिए गैस की कॉस्ट प्लस जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा हैवी पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो ये PNGRB कह रही है कि हम एक फिक्स्ड टैरिफ स्ट्रक्चर ले आते हैं, ठीक है। कि चाहे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गैस मांग रहे हो, चाहे आप वेस्ट कोस्ट पे गैस मांग रहे हो, चाहे आप सेंट्रल इंडिया में गैस लेना चाह रहे हो, मतलब कंज्यूमर अगर लेना चाह रहा है, तो उन सबको एक फिक्स्ड टैरिफ देना पड़े, ठीक है। जैसे समझ लो कि A to B 10 रुपये लगते थे, B to C 10 रुपये लगते थे, ऐसे करके बहुत सारी जो पाइपलाइंस थी वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, मतलब ऐसे 5 पाइपलाइंस जाती थी, तो 10 10 10 10 10 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते थे 100 रुपये की गैस पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम आपसे एक एवरेज प्राइस ले लेंगे सबसे, ठीक है। जैसे समझ लो कि सेंट्रल इंडिया का उन्होंने मान लिया कि हम 25 रुपये लिया करेंगे, ठीक है। चाहे आप वेस्ट कोस्ट पे 25 रुपये, चाहे आप वेस्ट कोस्ट पे अगर कंज्यूमर हो तो भी आपको 25 रुपये फिक्स टैरिफ देना पड़ेगा, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैठे हो तो भी आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। अब वो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? एक तो ऑल ओवर इंडिया गैस की जो नेचुरल गैस है वो उसका जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो समझ लो कि जो नॉर्थ ईस्ट में बैठा है उसको एक बहुत फ़ायदा हो गया, पहले वो 50 रुपये दे रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, अब उसको सिर्फ 25 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स टैरिफ है। लेकिन इसमें नुकसान भी तो हो रहा है ना। अब जो वेस्ट कोस्ट पे बैठा था जिसको पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी ही नहीं पड़ती थी, या फिर मिनिमम 10 रुपये देनी पड़ती थी आसपास में, ठीक है, अब उसके लिए वो कॉस्ट 25 रुपये हो गई, ठीक है। तो उसके लिए वो कॉस्ट बढ़ गई है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ करती है नेचुरल गैस, तो वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ऑटोमेटिकली ना यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि बॉम्बे, आई मीन बॉम्बे जो हाई है या फिर जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर ही नेचुरल गैस उतरती है, तो जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर ही वेस्ट कोस्ट के आसपास ही अपनी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को बना लिया था, ठीक है। तो अब जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ उन्होंने यहीं पे बना लिया था ताकि उनकी जो नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र करने की कॉस्ट है वो कम हो सके। अब लेकिन क्या होगा कि पहले वो
कोई भी पैसा नहीं दे रहे थे, या फिर मिनिमम 10 रुपये दे रहे थे, अगर बिल्कुल पास में भी हैं तो भी 10 रुपये दे रहे थे। लेकिन अब उनको जब वो 25 रुपये जो फिक्स टैरिफ जो है वो एवरेज टैरिफ देना पड़ेगा, तो उनकी जो फर्टिलाइज़र है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट, क्योंकि फर्टिलाइज़र को इंसेंटिवाइज़ करती है सब्सिडी दे के, तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी बर्डन भी बढ़ जाएगा। तो ये जो है, उनमें जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? जो लोग दूर बैठे हैं, जो जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैं, बिहार में हैं, या फिर जो वेस्ट कोस्ट से जितनी भी स्टेट्स दूर हैं, वहाँ पर जो कंज्यूमर बैठा है उनको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए जो है वो कॉस्ट अब कम पड़ रही है। पहले वो 50 रुपये 40 रुपये दे रहे थे, अब उनके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये जो अमाउंट के, वो अब 25 रुपये देंगे तो उनको 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिफाइड गैस स्ट्रक्चर जो है, जो यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर है, इसको प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, PNGRB ने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा है रीन्यूएबल एनर्जी पार्क। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर रिसेंटली कुछ आने वाले टाइम में रीन्यूएबल एनर्जी पार्क को इनाग्रेट करने लगे हैं। बेसिकली क्या है कि 1 लाख हेक्टेयर्स का वेस्ट लैंड खावड़ा, जो भुज जो एरिया है, गुजरात का भुज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 72 किलोमीटर दूर खावड़ा, जो एक तरह से बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान के पास है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वह उसको आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ पर एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। और इसमें होगा क्या कि एक तो 49,600 हेक्टेयर का हाइब्रिड पार्क होगा, जो पार्क जोन होगा जिसमें विंड और सोलर पावर प्लांट दोनों लगाए जाएंगे, और एक सिर्फ विंड पार्क जोन होगा जिसमें 23,000 हेक्टेयर्स में विंड मिल्स लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ये विंड पार्क जोन होगा, ये क्योंकि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पे 1 से 6 किलोमीटर के से दूर पे ही है, तो इससे एक तरह से सिक्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जब विंड मिल्स लग जाएंगी तो थोड़ा सा एक सिक्योरिटी और ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर। एक तरह से वो एज अ बाउंड्री एक्ट करना शुरू करेंगी। ठीक है, अगर वहाँ पे आप विंड मिल्स लगा देते हो बॉर्डर के पास, तो वो एक तरह से बाउंड्री बन जाएंगी इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायाबुसा 2 मिशन। अब ये हायाबुसा 2 मिशन क्या था कि इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, और ये एस्टेरॉयड ryugu था, उस पे से सैंपल्स लाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। और वो जो एस्टेरॉयड ryugu है उसकी क्या है, बहुत बड़ी एक फीचर क्या है कि वो सिर्फ 1 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, तो उसका जो डायामीटर है वो 100 मीटर्स का है सिर्फ। ठीक है, और जो एस्टेरॉयड, ये वाला जो ryugu एस्टेरॉयड है वो मोस्टली निकल और आयरन से ही बना है, तो वहाँ से वो सैंपल्स लाने की बात कर रहे हैं और उसको स्टडी करेगा ये हायाबुसा 2 मिशन। और ये बस अब दिसंबर के कुछ टाइम में ये हायाबुसा मिशन जो है वो सैंपल लाकर इंडिया में, आई मीन अर्थ पर ड्रॉप करेगा, और ये जो है आगे चला जाएगा। उसका अगला मिशन है एस्टेरॉयड KY-26 1998 KY-26, उसके उस एस्टेरॉयड पर जाना, और जुलाई 2031 में वहाँ से सैंपल वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ से फिर सैंपल लेकर अर्थ को वापस देने आएगा। ठीक है, हायाबुसा 2 मिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्जरी इन आयुर्वेदा। अब सर्जरी इन आयुर्वेदा क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि आपने देखा है कि 58 ऐसी सर्जरीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट ने लिस्ट किया है कि जो आयुर्वेदा के जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आज तक सर्जरी नहीं कर सकते थे आयुर्वेदा के प्रोफेशनल्स? नहीं, ऐसा नहीं है। शल्य तंत्र और शालक्य तंत्र। शल्य तंत्र क्या है? जनरल सर्जरी। शालक्य तंत्र क्या है? जो स्पेसिफिक सर्जरीज होती हैं आईज़ की, ईयर्स की, नोज़ की, थ्रोट की, टीथ की, ये ऑलरेडी 2 ब्रांचेस ऑफ सर्जरी जो है आयुर्वेदा की, ये जो हमारे आयुर्वेदिक सर्जन्स हैं वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ठीक है, सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं आयुर्वेदा के, उनको ये कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं और स्पेशलाइज करना पड़ता है, और उनको आयुर्वेदिक सर्जन बनना पड़ता है। तो बेसिकली जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन है, जो हमारी एलोपैथिक सर्जन्स होते हैं, उनके साथ भी ये असिस्ट करते हैं, उनके साथ भी कई बार ये आयुर्वेदिक सर्जरी परफॉर्म भी करते हैं। तो आज अभी तक ये ऑलमोस्ट सारी जो इनकी मॉडर्न मेडिसिन, जो एलोपैथिक सर्जरी है, उनके साथ ही एक तरह से मिलती जुलती होती है आयुर्वेदिक सर्जरी भी। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। जैसा कट वो लगाते हैं एलोपैथी वाले, वैसे ही आयुर्वेदा वाले भी कट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? सर्जरी होने के बाद जो केयर करते हैं आयुर्वेदा वाले, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी से। मतलब एक तरह से जो रिकवरी की जो स्टेज है उसमें आयुर्वेदिक जो
सर्जन है उसके जो उनका जो डोमेन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिसिन डोमेन, ठीक है। तो सर्जन और जो आयुर्वेदिक सर्जन्स हैं वो सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज जो होती हैं जैसे न्यूरो सर्जरी वो परफॉर्म नहीं करते। अब नोटिफिकेशन जो पहले थी उसमें क्या था, जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है आयुर्वेदा की वो इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल उस उन रेगुलेशन से बनाई गई थी। टाइम टू टाइम उनके ऊपर रेगुलेशंस लगती होती थी। ये 2016 की रेगुलेशंस थी। अब जो लेटेस्ट रेगुलेशंस आई हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को शल्य तंत्र, ठीक है, जनरल सर्जरी जो है, शल्य तंत्र और प्रसूति एवं स्त्री योग, प्रसूति कौन सा होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स, जो मतलब चाइल्ड बर्थ वगैरह से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं वो परफॉर्म करने के लिए भी इजाज़त दे दी है। और गायनेकोलॉजी जो विमेन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ, खासकर विमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ जो रिलेट करती हैं वो सर्जरी परफॉर्म करने के लिए भी उनको परमिशन मिली है अब, ठीक है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले हैं वो लोग ही ये सर्जरीज परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो आयुर्वेदिक सर्जन्स हैं उनका कहना है कि हम लोग भी जो मॉडर्न एलोपैथी सर्जरी वाले हैं उनकी तरह हम लोग भी नीट टेस्ट जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसको पास करके आते हैं। फिर हम बिल्कुल 4.5 ईयर्स का, जैसे आप देख लो, ये देखो इनका पूरा दिया हुआ है कि 4.5 ईयर्स का हमारा कोर्स होता है, फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, 6 मंथ्स की हमारी आयुर्वेदा की ट्रेनिंग होती है, फिर रिमेनिंग 6 मंथ जो है वो जनरल हॉस्पिटल। अब ये सिविल और जनरल हॉस्पिटल कौन सा है, जो हमारी एलोपैथी का या फिर मॉडर्न मेडिसिन का जो हॉस्पिटल है उसमें भी इनकी ट्रेनिंग होती है, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर सेंटर में भी ट्रेनिंग होती है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं उनको 3 साल की और स्टडी करनी पड़ती है। तो एक तरह से जो इनका जो स्टडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन की तरह ही है। तो अब जो गवर्नमेंट ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली है वो बस क्या है कि इन आयुर्वेदा जो प्रैक्टिशनर जो ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी भी जो सर्जरीज कर रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ एक क्लैरिटी दे रही है, ठीक है। जिसमें वो नोटिफिकेशन कह रही है कि 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन होना पड़ेगा उसमें, और स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाएँ ये सर्जरी को, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली सर्जरी, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या होती है, जो आपकी आईज़ के साथ रिलेटेड होती है सर्जरी, वो परफॉर्म कर सकते हैं ये, ठीक है। अब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो एलोपैथी वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चाहे हमारे साथ वो पहले ऑलरेडी कर रहे हैं सर्जरीज वगैरह परफॉर्म, लेकिन इससे आप मैसेज ये दे रहे हो कि हमारे में और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एलोपैथी का जो डोमेन है उसमें वो एंक्रोच करना चाह रहे हैं आयुर्वेदा वाले। तो इस चीज़ के अगेंस्ट जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। और आईएमए सबसे ज़्यादा अपसेट किस चीज़ से है कि नीति आयोग का एक प्रपोजल है कि जितने भी हमारे जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और ये एलोपैथी, जितने भी हमारे मेडिसिन सिस्टम्स हैं, इन सबको वो एक इंटीग्रेट फॉर्म में लाना चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन में, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ में और वगैरह में नीति आयोग इस पर काम कर रहा है। तो आईएमए इज़ ऑल्सो अपसेट विद दिस डिसीजन। तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमारा डोमेन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, हम आयुर्वेदा वगैरह के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इस पर आप एमसीक्यूज़ कर लेना और एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।